गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। देखिए अध्याय 3 में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष दिया गया है। इसमें जो बिंदु हटाए गए हैं उन बिंदुओं के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे जैसे लेसन में ये आते रहेंगे, जो हटाए गए हैं उनका विशेष तौर से आप निशान लगा ले। अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतिकार में दिया गया है कि अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार शासन की स्थापना की। तो देखिए विस्तार से, आप सब जानते हैं भारत पर अंग्रेजों ने राज किया है। तो उसका जो कारण है वो ये रहा है कि पश्चिम के देशों ने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत पर शासन किया था। तो विस्तार से देखिए, पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए। उपनिवेश उसे कहते हैं कि दूसरे देश पर ताकत के बल पर शासन करना। तो यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, इस कारण से उन्होंने दूसरे देशों पर राज करना शुरू कर दिया। तो उपनिवेश बनाए और बाद में अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल और कपट, अत्याचार व शोषण से हुई। भारत प्राचीन काल से ये एक समृद्धशाली देश रहा है। ये जाना गया है, हमने पढ़ा है लेसन नंबर 1 में कि भारत प्रारंभ से ही शक्तिशाली राष्ट्र था। सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस देश पर अंग्रेजों ने राज करने की नीति अपनाई। अतः विश्व के अन्य देशों के साथ ही अंग्रेजों की भारत पर सदैव निगाहें रही है। शीघ्र ही वे व्यापारी से शासक बन गए। कहते हैं, सुना है कि एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भारत में व्यापार करने आई और व्यापार करते करते ही उन्होंने छल और कपट से भारत के पर शासन स्थापित कर लिया। देखिए विस्तार से, अंग्रेजों के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का आधारभूत क्षति पहुंची है, जिसमें विस्तार से पहला दिया है कि 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना किस प्रकार। हम इतिहास में पढ़ेंगे कि 1757 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में शासन स्थापित किया था, जबकि हमें पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार के लिए हुई थी। और व्यापार करते करते देखो ये कंपनी किस प्रकार भारत पर राज करने लग गई। तो विस्तार से इतिहास में देखिए, 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में यानी एक उद्योग खोला, जो सब ने मिलकर के ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारियों ने एक कंपनी खोली, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो देखिए के नाम से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरू की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ, जो वहां की रानी थी ब्रिटेन की, प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने की, पूर्व का मतलब पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो व्यापार करने का एक अधिकार पत्र जारी दिया। 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित की, यानी कि एक भवन बनाया। कोठी का मतलब एक मकान बनाया। 1612 में सूरत, भारत का प्रसिद्ध स्थान रहा है सूरत, तो वहां पर 1612 में एक भवन बनाया व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1604 ईस्वी में मद्रास से नई पोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण भी किया। इससे पहले 1604 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है, प्राचीन नाम मद्रास रहा है, वहां पर एक किले का निर्माण करवाया व्यापार करने के लिए। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह से एक फरमान प्राप्त कर कंपनी ने 38 गांवों की जमींदारी भी प्राप्त कर ली। ये बताया जाता है कि 1717 तक आते आते बंगाल का नवाब था फर्रुखसिंह, तो उससे 38 गांवों की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। बदले में देखो 3000 रुपये नजराने के बदले में कंपनी ने के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया और चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक यानी विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार भी दे दिया। कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल पर अधिक केंद्रित किया, क्योंकि 38 गांवों की जमींदारी मिल गई थी केवल 3000 रुपए के बदले में, और जो वे व्यापार करते थे कपड़े का, तो उसकी सीमा शुल्क भी राजा ने हटा दी थी।
1757 ईस्वी में आते आते पूर्व अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सरोसता स्थापित कर ली थी। कि 1757 ईस्वी तक आते आते यूरोप की ओर कंपनियां आई, उन सबको हरा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मुगलों से फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने 38 गांवों की जमींदारी का काम ले लिया था। तो अब बंगाल में उनका हस्तक्षेप होने लग गया अंग्रेजों का। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जबकि पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाकर नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफी मतभेद हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल के 38 गांवों की जमींदारी जो जागीर थी उसका काम लिया था। लेकिन धीरे धीरे नवाब और अंग्रेजों के बीच काफी मतभेद होने लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। यानी प्लासी नामक स्थान पर अंग्रेजों और नवाब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, जो उनका करीबी था अंग्रेजों का, तो मीर जाफर को बना दिया, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सर्वसत्ता स्थापित हो गई। अब अंग्रेज सिराजुद्दौला को हराने के बाद में मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया, जिसको कठपुतली नवाब भी कहा जाता था। यानी अंग्रेजों के कहने के अनुसार ही वह काम करता था। 1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि अंग्रेज मीर जाफर से आर्थिक धन के रूप में लेते थे। आर्थिक धन की पूर्ति जब नवाब मीर जाफर नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना लिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार व ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली। आर्थिक मामलों में विभिन्न सुविधाओं को लेकर मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य मतभेद बढ़ते गए। ये अंग्रेजों ने जहां मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया, तो मीर कासिम भी अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर सकता था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया वह नवाब था। तो अब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मतभेद बढ़ने लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें देखिए नवाब पराजय हुई। यानी जो मीर कासिम नवाब बनाया था अंग्रेजों ने, वो हार गया और अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेज जीत गए। यह युद्ध भारतीयों के लिए आर्थिक घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन जा रहा था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को ही प्राप्त हो गए। कि न तो मीर कासिम को रखा, मीर कासिम भी किसी तरह से अंग्रेजों से मतभेद हुआ, और मीर जाफर भी नहीं रहा। तो मीर कासिम हारने के बाद में अब अंग्रेजों के पास सत्ता आ गई। इससे भारत के उद्योग और व्यापार को भी हानि पहुंची। इससे अब अंग्रेज बंगाल का सारा काम, प्रशासनिक कार्य पूरा का पूरा अंग्रेजों के हाथों में आ गया। तो ये तो थी 1757 से 1857 के कार्यों की चेतना, जिसमें जहां बक्सर के युद्ध में मीर कासिम हार जाता है और अंग्रेजों के पास बंगाल की जागीर पूरी की पूरी शासन प्रशासन बंगाल जो है वो चला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो दिया गया है बच्चों, ये इसमें आपके ये सिलेबस हटा दिया गया है। ये हटाया गया है अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष, तो निशान लगा लीजिए आप। ये आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जितने भी युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध मराठाओं के साथ अंग्रेजों के, ये भी हटा दिए गए हैं। फिर दूसरी बात, जो मैसूर संघर्ष के बाद में जहां मराठा संघर्ष दिया गया है, 4 चतुर्थ युद्ध हुए हैं, चौथा युद्ध भी हटा दिया गया है। और फिर इसमें सिखों के साथ अंग्रेजों का जो पंजाब के साथ संघर्ष हुआ, उसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है कोरोना की वजह से। अब फिर आपका सिलेबस है ये 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, कि 1857 में किस तरह से भारत के लोग अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध हुए। तो देखिए विस्तार से 1857 ईस्वी से पूर्व लगातार हमने पीछे पढ़ा है, चेतना में जो लेसन शुरू हुआ है
कि 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। तो 1757 से 1857 100 वर्ष हो गए अंग्रेजों ने बंगाल में शासन करते हुए। तो 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देशी रियासतों, किसानों, जनजाति आदि का प्रतिरोध सहन करना पड़ा। लेकिन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा कि भारतीय लोग 1857 तक आते आते पूरी तरह से संगठन करने लगे कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति एवं आपसी फूट का लाभ उठाकर इस प्रतिरोध को विफल कर दिया, क्योंकि उस समय भारत के लोगों में आपसी फूट थी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में। तो अंग्रेजों ने इस आपसी फूट का लाभ उठाया और उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी कि अंग्रेज उस क्रांति को दबा दिए और दबाने के बाद में उन्होंने शासन में कुछ परिवर्तन किया। तो देखिए स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप, यानी कि 1757 से लेकर के 1857 तक भारत के सभी लोग इस शासन से ऊब चुके थे, इसकी परेशानियों और कठिनाइयों से वे समझ गए थे। तो इस तरह से उन्होंने आज़ादी की एक तरह से कोशिश करना शुरू की। तो देखिए वो आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति कैसे विफल हुई, ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं क्लासों में आपने पढ़ा है कि 1857 की क्रांति कैसे विफल हुई। इस प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप में बारे में विद्वानों में मतभेद है। जहां अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, तो सामंती प्रतिक्रिया था मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम भी बताते हैं। वहीं भारतीय इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि यह सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही संघर्ष ने पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की। बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। धर्म के नाम पर इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ये लेखक रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी भारत का स्वतंत्र समर, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, में इस युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कि किस तरह से स्वतंत्रता संघर्ष हुई, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष के कारण बताए गए हैं कि ये आजादी के लिए भारत के लोग कैसे संघर्ष हुए, कैसे आजादी की इन्होंने 1857 के लिए प्रयास किए। पहला है अंग्रेजों की आर्थिक नीति, यानी आर्थिक नीति अच्छी नहीं थी। अंग्रेज भारतीय लोगों का शोषण कर रहे थे। लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल बन के आया था वो भारत की आर्थिक स्थिति को हड़पना चाहता था। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, अंग्रेज अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे हुए थे। चौथा कारण दिया है सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण, क्योंकि समाज में अनेक रीति रिवाजों से अंग्रेजों से लोग परेशान थे। धर्म के मामले में वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और सैनिक उनसे पूरी तरह असंतुष्ट थे। तो सैनिकों का विद्रोह पहली बार हुआ। तो देखिए विस्तार से दिया है स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ और प्रसार कैसे हुआ। पहली बार सैनिकों ने विद्रोह किया। सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उनको दंड दिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर एक अधिकारी की हत्या कर दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने 34 VNI रेजिमेंट को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया गया, जिसके कारण मई 1857 ईस्वी में छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। कहते हैं कि गाय और सूअर की चर्बी लगे हुए कारतूस को चलाना पड़ता था, मुंह से उस चर्बी को उठाना पड़ता था। सैनिक न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावास का दंड दे दिया 85 सैनिकों को। तो 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप अपने सैनिक साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। उस समय बहादुर शाह मुगल साम्राज्य का जो शासक रहा था वह अंग्रेजों के अधीन था। तो बहादुर शाह को सैनिकों ने सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए काफी क्षति हुई थी।
क्रांति शीघ्र लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी और अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई, जिसके कारण से अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति फैल गई आजादी के लिए। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः तो अधिकार करने के लिए पंजाब से सेना बुलाई। भारतीय सैनिकों ने घोर युद्ध किया, लेकिन अंत में सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकल्स मारा गया, लेकिन सम्राट को बंदी बना लिया गया। जो सम्राट बना हुआ था, जिसको बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया था, उसको बंदी बना लिया। साथ ही दिल्ली के निवासियों से प्रतिशोध लिया गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों और 1 पोते की गोली मार करके हत्या कर दी, यानी कि उसके वंशज को ही मार दिया। 4 जून 1857 को ईस्वी को लखनऊ में क्रांति हो गई। भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंट को घेर लिया, जिससे ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेवलॉक और आउड्रम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। नवंबर 1857 ईस्वी में मुख्य सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से नगर में प्रवेश किया, किंतु मार्च 1857 ईस्वी को नगर पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर रहा है, उस पर भी अंग्रेजों ने वापस कब्जा कर लिया। दूसरा है 5 जून 1857 ईस्वी को कानपुर। अब देखिए, कानपुर पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। वहां नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया गया था। जनरल सर व्हीलर जो छावनी कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा नाना साहिब का साथ तात्या टोपे ने दिया। 6 दिसंबर 1857 को सर कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और तात्या टोपे वहां से भाग निकले और झांसी चले गए। अब झांसी जाने पर वहां जाकर के छिप जाते हैं, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बच्चों आपने नाम सुना होगा। इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से झांसी में अंग्रेजों का विरोध किया था, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।